हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, नया टॉपिक है हमारा पेशवाओं का उदय। ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण हम कर चुके थे और उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा पेशवाओं का उदय। ठीक है, पेशवाओं का उदय यानी कि मराठा साम्राज्य में पेशवाओं का उदय। अब आपको थोड़ा सा जो है मराठा साम्राज्य के बारे में यहाँ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना मराठा साम्राज्य के हम पेशवाओं के बारे में हमारी बहुत ही अधूरी नॉलेज रहेगी। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ मराठा साम्राज्य के बारे में बताऊंगी। वैसे तो हम ये पढ़ चुके हैं, हमारा फर्स्ट पेपर की 3rd यूनिट में ये टॉपिक आया था, शिवाजी संभाजी। तो ये पूरा का पूरा मराठाओं का उत्थान हम कर चुके थे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको जो है इसके बारे में बताऊंगी। जैसा कि आपको पता ही है कि मराठा साम्राज्य का उत्थान औरंगजेब के शासनकाल में ही हो चुका था। यानी औरंगजेब के समय में शिवाजी जो है वो अपनी साम्राज्य की वृद्धि कर चुके थे और अपनी राजधानी स्थापित कर चुके थे और अपना राज्याभिषेक भी करवा चुके थे। जिस समय औरंगजेब यानी कि जिस समय शाहजहां का शासनकाल चल रहा था और औरंगजेब को दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त किया गया था, उस समय में औरंगजेब लंबे टाइम तक दक्षिण भारत में रहा था बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने के लिए। अब उस समय दक्षिण में शिवाजी भी अपनी शक्ति में वृद्धि कर रहे थे। तो औरंगजेब की छुटपुट संघर्ष जो है वो उसके उत्तराधिकारी बनने से पहले, यानी कि उसके औरंगजेब के सम्राट बनने से पहले ही छुटपुट संघर्ष शिवाजी के साथ हो चुका था। तो औरंगजेब को पता था कि शिवाजी मुगल साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकते हैं भविष्य में। जब औरंगजेब ने साम्राज्य संभाल लिया, राजगद्दी संभाल ली, तो उसके बाद क्योंकि वो दक्षिण भारत को शाहजहां के शासनकाल में पूरी तरीके से विजित नहीं कर पाया था, अब जो उसकी लालसा थी कि दक्षिण भारत विजय, गोलकुंडा, बीजापुर को जीतना, बीजापुर, गोलकुंडा, इन सभी जो है क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य में मिलाना जो है उसकी हार्दिक इच्छा थी। तो इस इच्छा की पूर्ति करने के लिए उसने लंबे टाइम तक दक्षिण भारत में विजय अभियान चलाए थे और अपने जीवन काल के 25 वर्ष उसने दक्षिण भारत में विजय अभियान में लगाए थे और पूरी तरीके से जो है अभियान सफल रहा। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर सब उसके साम्राज्य में आ गए, लेकिन इसके जो है उसको भारी परिणाम भुगतने पड़े थे। ठीक है, एक अलग चीज़ है, एक अलग पॉइंट है। तो इस तरीके से जिस समय औरंगजेब अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, उसी समय शिवाजी भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको मराठा साम्राज्य के बारे में बताऊंगी कि शाहजी भोसले जो है, शाहजी भोसले सबसे पहले जो है शाहजी भोसले थे। शाहजी भोसले बीजापुर के एक छोटे से, जैसे कह सकते हैं, एक सूबेदार जैसे थे और उनको जो है बीजापुर के राजा ने एक छोटी सी सूबेदारी दे रखी थी। शाहजी भोसले के पुत्र थे शिवाजी और उनकी माँ ताराबाई जो है वो पूना में रहती थी अपने पुत्र को लेकर। ठीक है, दादाजी कोंडदेव जो है उनको पूरी तरीके से उनको शिवाजी का संरक्षक नियुक्त किया था और शिवाजी की शिक्षा दीक्षा उन्हीं के ही अंडर में की गई थी। शिवाजी जो है एक बहुत ही कह सकते हैं कि नेक धार्मिक व्यक्ति थे और एक वीर योद्धा भी थे। तो जिस समय औरंगजेब का शासनकाल था, जिस समय औरंगजेब उत्तराधिकारी बना, तो उस समय जो है शिवाजी भी पूना और उसके आसपास का जो क्षेत्र था उसको विजित कर चुके थे और दक्षिण भारत में यानी बीजापुर के शासक को जो है लगातार सहायता दे रही थी। अब क्योंकि औरंगजेब को बीजापुर जीतना था, तो इसीलिए शिवाजी के साथ जो है उनके साथ संघर्ष हुआ। अब इस संघर्ष में शिवाजी और औरंगजेब में लगातार संघर्ष हुआ। उस संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि औरंगजेब ने सवाई जयसिंह को भेजा था शिवाजी को परास्त करने के लिए, जिसमें उसको सफलता भी मिली थी और पुरंदर की संधि हुई और शिवाजी के साथ सवाई जयसिंह ने मुगल साम्राज्य की तरफ से जो है संधि कर ली और संधि के बाद जो है शिवाजी के साथ लंबे टाइम के लिए दोनों के बीच में संघर्ष नहीं चला था। ठीक है, तो इतने लंबे समय में यानी जो समय शिवाजी को मिला, उस समय में शिवाजी ने मराठा साम्राज्य को संगठित, व्यवस्थित और सुदृढ़ करने में लगाया और विस्तार करने में लगाया। औरंगजेब ने उस समय को दक्षिण भारत के जीतने में लगाया। ठीक है, अब जैसे ही औरंगजेब दक्षिण भारत को जीत लिया, दक्षिण भारत को जीतने में सफल हो गया, उसके बाद जो है औरंगजेब की पूरी जो निगाह थी वो शिवाजी पर थी। तो जाहिर सी बात है कि शिवाजी और औरंगजेब के बीच में संघर्ष होना अवश्यंभावी था। वही हुआ, दोनों के बीच में संघर्ष हुआ, लेकिन फिर भी औरंगजेब शिवाजी को जो है पूरी तरीके से जो है कह सकते हैं कि उनका खात्मा नहीं कर सके थे, न ही जो है उनको परास्त कर सके थे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी। शाहजहां के पुत्र थे शिवाजी। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी और सतारा में जो है एक अपनी सतारा में साम्राज्य को विस्तृत किया था। विस्तृत करने के बाद जो है उन्होंने
अपना राज्याभिषेक करवाया था। राज्याभिषेक कराने के बाद जो है शिवाजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और एक बड़ा विशाल साम्राज्य उन्होंने खड़ा कर लिया था। लेकिन शिवाजी की मृत्यु हो गई और शिवाजी की मृत्यु के बाद जो है उनका पुत्र संभाजी, ठीक है, शिवाजी के बाद उनका पुत्र संभाजी शासक बना। लेकिन क्योंकि औरंगजेब जो है पूरी तरीके से मराठा साम्राज्य को भी विजित करना चाहता था और शिवाजी की मृत्यु हो चुकी थी, तो शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी से सीधे जो है डायरेक्ट कह सकते हैं संघर्ष होना अवश्यंभावी था। वही हुआ, औरंगजेब और संभाजी का संघर्ष हुआ जिसमें कि संभाजी परास्त हुए और संभाजी को पकड़ के जो है कैद कर लिया गया आगरा में। वहाँ उनके साथ जो है उन्हें बहुत भारी यातनाएं दी गई थी और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी वहाँ संभाजी की, ठीक है। अब संभाजी की मृत्यु होने के बाद जो है मराठा साम्राज्य में एक तरीके से कह सकते हैं कि राजगद्दी जो है वो खाली हो गई, रिक्त हो गई। तभी जो है संभाजी का जो पुत्र था शाहू और उनकी पत्नी, ठीक है, संभाजी की, उसको भी औरंगजेब ने जो है कैद करके वो भी उनको आगरा ले गया। अब जो है संभाजी का भाई था राजा राम, ठीक है, संभाजी के बाद आया राजा राम। राजा राम ने जो है मराठा साम्राज्य की राजगद्दी संभाली और मराठा साम्राज्य को व्यवस्थित किया। व्यवस्थित करने के बाद जो है औरंगजेब से पूरी तरीके से लोहा लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है राजा राम की भी मृत्यु हो गई। अब जब राजा राम की मृत्यु हो गई तो राजा राम की जो है वीर पत्नी जो थी ताराबाई, ठीक है, ताराबाई ने जो है मराठा साम्राज्य का मराठा साम्राज्य का पूरा मोर्चा संभाला और ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को, ठीक है, ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर, जो कि बहुत ही छोटा बच्चा था, उसके नाम पर राजगद्दी संभाली और पूरी तरीके से जो है मराठा साम्राज्य को व्यवस्थित करके रखा। मराठा साम्राज्य का विस्तार भी किया और औरंगजेब से जो है लोहा भी लिया। उसी समय, क्योंकि जब जैसा कि मैंने बताया था कि संभाजी की हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने, और हत्या करवाने के बाद जो है उसके पुत्र साहू को, ठीक है, संभाजी का पुत्र था साहू, उसको जो है औरंगजेब दिल्ली लेकर चला गया था और वहां उसको कैद कर लिया था। तभी अब जिस समय ताराबाई जो है मराठा साम्राज्य की साम्राज्ञी थी या मराठा साम्राज्य की सत्ता उन्होंने संभाल रखी थी, तो उसी समय जो है 1707 में, ठीक है, तब इस घटनाक्रम के अंतर्गत जो है 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद शासक कौन बना था? औरंगजेब की मृत्यु के बाद शासक बना था बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह जो है, बहादुर शाह प्रथम जो है शासक बना। अब जब बहादुर शाह प्रथम शासक बना तो एक तो बहादुर शाह जो है 63 ईयर की एज में जो है शासक बना था। शासन जिस समय वो शासक बना उस समय भी गुटबंदी थी, दलबंदी थी, अशांति तो मुगल साम्राज्य में वैसे ही हो चुकी थी। तो ऐसे समय में जो है बहादुर शाह ने साहू को, ठीक है, साहू जिसे कि औरंगजेब ने कैद कर रखा था, साहू को जो है स्वतंत्र कर दिया गया और उसे मराठा साम्राज्य में जाने के लिए अनुमति प्रदान हो गई। अब जब बहादुर शाह ने साहू को स्वतंत्र कर दिया तो साहू जाएगा अपने साम्राज्य में और वहाँ जो है कौन है? ताराबाई, ठीक है, वहाँ ताराबाई है। तो ताराबाई कैसे साम्राज्य करने देगी? नहीं करने देगी। वही हुआ। इतिहासवेत्ताओं ने जो है इस चीज़ के ऊपर विश्लेषण भी किया है कि ये जो है मुगल शासकों की एक चाल थी कि जैसे ही साहू को स्वतंत्र किया जाएगा, छोड़ा जाएगा कैद से, वो जो है महाराष्ट्र की तरफ जाएगा, मराठा साम्राज्य में जाएगा। अब जब मराठा साम्राज्य में जाएगा तो वहाँ उस समय में जो है ताराबाई अपने पुत्र के नाम से शासन कर रही थी, तो वो पूरी तरीके से साहू को एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उसने अपने बल पर, अपने दम पर जो है शासन सत्ता संभाली है। तो वही हुआ, जैसे ही साहू को स्वतंत्र किया गया तो वहाँ जो है ताराबाई और साहू के बीच में संघर्ष स्टार्ट हो गया, ठीक है, ताराबाई और साहू के बीच में संघर्ष स्टार्ट हो गया। अब जब संघर्ष स्टार्ट हो गया तो पूरी तरीके से दोनों के बीच में जो है साम्राज्य को लेके, यानी मराठा साम्राज्य को लेकर जो है दोनों के बीच में तनातनी प्रारंभ हो गई और युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, ठीक है। अब जब युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो जाहिर सी बात है कि युद्ध भी हुआ, दोनों के बीच में जो है युद्ध हुआ और इस युद्ध में साहू विजयी रहा, ठीक है, साहू को सफलता प्राप्त हुई और ताराबाई इसमें परास्त हो गई, ठीक है, नंबर 1। अब जब
1707 में स्वतंत्र किया गया था और 1707 में ही उसका ताराबाई के साथ संघर्ष हुआ था। अब जब दोनों के बीच में संघर्ष हुआ तो साहू विजयी रहा। अब साहू जब विजयी रहा तो उसने जो है पूरी तरीके से जो और अन्य मराठा सरदार थे, जिसमें कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ का भी योगदान था, कौंटदेव का योगदान था, ऐसे बहुत सारे जो है योग्य मराठा जो है सरदार थे, जिन्होंने मिलकर जो है ताराबाई और साहू के बीच में संधि करवाई और संधि कराने के बाद जो है मराठा साम्राज्य को आधा आधा विभाजित कर दिया। ठीक है, अब जब मराठा साम्राज्य को आधा विभाजित कर दिया तो मराठा साम्राज्य में एक जो है साहू और एक ताराबाई, दोनों के बीच में जो है मराठा साम्राज्य को विभाजित कर दिया। साहू को सतारा दिया गया। ठीक है, साहू जो है सतारा को जीतने में सफल हुआ था 1708 में, और 1708 में जीतने के बाद जो है उसको सतारा प्राप्त हो गया और इसको जो है ताराबाई को जो है बाकी का एक छोटा जो है मराठा साम्राज्य उनको दे दिया गया था। तो इस तरीके से जो है ताराबाई और साहू के बीच में मराठा साम्राज्य को विभाजित कर दिया गया था। अब जब साहू शासक बन गया, साहू जो है जब वो पूरी तरीके से जो है छत्रपति बन गया, मराठा शासकों के अंतर्गत जो है राजा को छत्रपति कहा जाता था। जब साहू ने छत्रपति की राजगद्दी संभाल ली तो उस समय में यानी साहू को व्यवस्थित करने में, साहू को सम्राट बनाने में उनके एक बहुत ही योग्य और वफादार व्यक्ति का योगदान था, जिसका नाम था पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, जिसका नाम था पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, ध्यान से देखिए, पेशवा बालाजी विश्वनाथ जो है वो साहू के बहुत बड़े विश्वास पात्र व्यक्ति थे, बहुत बड़े विश्वास पात्र जो है नेक सरदार थे, जिन्होंने साहू को जो है पूरी तरीके से मदद दी और सतारा को विजित करने में, सतारा पर अधिकार करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था 1708 में। ठीक है, अब जब साहू 1708 में राजगद्दी पर बैठ गए तो बैठने के बाद जो है पेशवा बालाजी विश्वनाथ को जो है पेशवा बनाया गया था। पहले जो है वो एक आम व्यक्ति ही थे, लेकिन उनको फिर बाद में जो है पेशवा बनाया गया। साहू 1708 में सतारा पर अधिकार हो गया साहू का, और 1708 में अधिकार होने के बाद जो है पूरी तरीके से उन्होंने राजगद्दी संभाली और अपने योग्य व्यक्ति को, पहले उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को सेनापति बनाया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने उन्हें पेशवा का पद दिया। ठीक है, जैसा कि हम जानते ही हैं कि मराठा साम्राज्य के अंतर्गत मराठा प्रशासन में जो छत्रपति यानी जो राजा होता था, राजा के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता था वो पेशवा का ही होता था। तो साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया था 1713 में। ठीक है, 1708 में तो उन्होंने जो है एक छोटा सा पद, छोटा तो हम नहीं कहेंगे, सेना का प्रमुख पद दिया था, लेकिन बाद में जो है साहू ने 1713 ईस्वी में जो है, ठीक है, 1713 ईस्वी में पेशवा बनाया। अब जैसे ही बालाजी विश्वनाथ को पेशवा की उपाधि मिली, पेशवा का पद मिला, तो उन्होंने मराठा साम्राज्य को पूरी तरीके से व्यवस्थित करने में, सुदृढ़ करने में और मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जो है पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बारे में बताऊंगी। पेशवा बालाजी विश्वनाथ, सबसे पहला हमारा आएगा बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ, क्योंकि हमारा टॉपिक है पेशवाओं का उदय। ये जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, ये हम पढ़ रहे थे मराठों की प्री हिस्ट्री, यानी पहले की हिस्ट्री, क्या था, कैसे था, कहाँ से आए। ठीक है, शिवाजी ने मराठा साम्राज्य को स्थापित किया और उसके बाद संभाजी का योगदान रहा, संभाजी के बाद जो है राजा राम, ताराबाई का रहा, और उसके बाद आया शाहू। ठीक है, अब जब 1708 में साहू छत्रपति बना तो उसके बाद जो है उन्होंने पेशवा का पद दिया बालाजी विश्वनाथ का। तो अब स्टार्ट होता है हमारा पेशवाओं का उदय। ठीक है, अब आप इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। पेशवाओं का उदय जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है मराठाओं साम्राज्य के विस्तार में, या मराठा साम्राज्य के विस्तार में पेशवाओं का उदय जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। बालाजी विश्वनाथ जो हैं वो कोंकण में उनका जन्म हुआ था और एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। वो किसी राजशाही परिवार से नहीं थे, न ही कोई बहुत बड़े जो है किसी सरदार या इसके बेटे थे। एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन अपनी कुशाग्र बुद्धि और अपनी वीरता, ठीक है, और अपने रण कौशल के बल पर जो है उन्हें धीमे धीमे करके उन्होंने पद प्राप्त करने शुरू कर दिए और उनको एक छोटी सी रियासत मिल गई थी। ठीक है, और वो रियासत उनको दी गई थी दक्षिण भारत का जो राज्य थे उनके अंतर्गत। ठीक है, यानी कि दक्षिण भारत के अंतर्गत जो है, क्योंकि शुरू स्टार्टिंग में जो है बालाजी विश्वनाथ ने जो है दक्षिण भारत में ही
पूरी अपनी एक छोटी सी रियासत उन्होंने स्थापित की थी और उसके बाद उन्होंने वहीं पर उनकी जो है शाहू से मुलाकात हुई थी। जैसा कि हम जानते ही हैं कि शाहू को औरंगजेब ने कैद करके रखा था और स्वयं औरंगजेब लंबे टाइम तक दक्षिण भारत में रहा था, तो शाहू को भी उन्होंने अपने साथ ही रखा। जिस समय जो है वो गोलकुंडा बीजापुर राज्यों को जीत रहे थे, तो उसी समय जो है बीजापुर राजा की सेवा में बालाजी विश्वनाथ भी था। तो जब बालाजी विश्वनाथ उसकी सेवा में था तो उसी समय में जो है उनकी शाहू से मुलाकात हुई थी और जब शाहू को स्वतंत्र कर दिया तो शाहू बालाजी विश्वनाथ जो है शाहू की सेवा में आ गए। अब जब वो शाहू की सेवा में आ गए तब उसके बाद और जब उन्हें पेशवा का पद मिल गया तो उसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया और मराठा साम्राज्य को व्यवस्थित साम्राज्य के रूप में स्थापित किया था। यानी कि बालाजी विश्वनाथ पेशवाओं के उदय के अंतर्गत सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम आता है पेशवा बालाजी विश्वनाथ। पेशवा बालाजी विश्वनाथ जिनका समय जो है 1713 से लेकर 1720 माना जाता है, यानी 1713 में उन्होंने पेशवा का पद संभाला था और 1720 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस समय में यानी इस पीरियड के अंतर्गत जो है उन्होंने मराठा साम्राज्य को एक ऐसी सुदृढ़ता प्रदान की थी और उसके बल पर जो है बाकी के दो अन्य पेशवाओं ने एक पूरी तरीके से एक बड़ा विशाल जो है महल खड़ा कर दिया था। मराठा शासक जो हैं वो अपनी बहुत बड़ी उच्च स्थिति में नहीं थे। शाहू जो है वो पूरी तरीके से इतना सफल नहीं हो पाता यदि उन्हें बालाजी विश्वनाथ का सहयोग प्राप्त नहीं होता। तो पेशवाओं के उदय के अंतर्गत सबसे पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ का विशेष महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है और इस योगदान के अंतर्गत उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि सबसे पहले यदि उनकी उपलब्धियों की बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आएगा वो ये आएगा कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ एक वीर योद्धा और कुशल कूटनीतिज्ञ थे, इसमें कोई शंका नहीं है। यानी कि बालाजी विश्वनाथ जो है एक वीर योद्धा थे और अपने रण कौशल के बल पर ही उन्होंने इतना अच्छा उच्च पद प्राप्त किया था और एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थे। कुशल कूटनीतिज्ञ कैसे थे कि जब ताराबाई और शाहू के बीच में संघर्ष चल रहा था तो उस संघर्ष में उन्होंने, जबकि ताराबाई की स्थिति उस समय बहुत मजबूत थी, शाहू की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी चतुरता और कूटनीतिज्ञता के आधार पर शाहू को सपोर्ट किया, न कि ताराबाई को सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि उन्हें भविष्य दिख रहा था। इसके बाद उन्होंने जो है ताराबाई के जो अन्य समर्थक जो सरदार थे मराठे, उनको भी अपनी कूटनीतिज्ञता के बल पर ही अपनी तरफ मिला लिया, यानी शाहू की तरफ कर लिया था और ताराबाई को परास्त करने में सफलता भी प्राप्त की थी। तो इस तरीके से वीर योद्धा और कुशल कूटनीतिज्ञ तो थे, इसमें कोई शंका नहीं है। इनकी कुशल कूटनीतिज्ञता का दूसरा परिचय है कि उनको पता था कि मुगल साम्राज्य के जो शासक हैं उनमें इतनी शक्ति नहीं है और वहाँ पर लगातार दलबंदी प्रारंभ हो चुकी है। अब जब दलबंदी प्रारंभ हो चुकी है तो ऐसे समय में जो है उन्होंने भी अच्छे मौके ढूंढने स्टार्ट कर दिए। तो उसी समय में दक्षिण भारत में सैयद बंधु जो थे, जिन्होंने फर्रुखसियर को शासक बनाया था, आपको शायद थोड़ा सा याद हो, तो सैयद बंधु यानी कि जिन्हें किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, वो किंग मेकर सैयद बंधु उस समय दक्षिण भारत में नियुक्त थे। तो सैयद अब्दुल्ला जो है दक्षिण में ही थे। उस समय बालाजी विश्वनाथ ने उनके साथ जो है एक समझौता कर लिया, ठीक है, और उस समझौते के अंतर्गत उन्होंने वहाँ से अपने जो है मराठा साम्राज्य की एक नींव या मजबूत कर ली थी। वो नींव मजबूत की जिसमें मराठा साम्राज्य का विशाल जो है महल खड़ा किया गया था। ठीक है, कैसे कि सबसे पहले उन्होंने जो है सैयद बंधुओं के समझौता किया सैयद बंधुओं के साथ 1709 में। ठीक है, 1709 में एक संधि की गई थी। 1709 में सैयद बंधुओं के साथ समझौता किया गया, एक संधि की गई और इस संधि के अंतर्गत इतिहासवेत्ता इस संधि को जो है मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहते हैं 1709 की संधि को। और ये संधि जो है सैयद बंधुओं की मदद से की गई थी मुगल शासक रफी-उद-दौला के साथ। कैसे कि सैयद बंधु जो है पूरी तरीके से फर्रुखसियर को हटाना चाहते थे और एक नया कठपुतली शासक बनाना चाहते थे। तो उन्होंने जो है बालाजी विश्वनाथ की मदद ली और मदद लेने के बाद जो है दोनों के बीच में संधि हो गई। अब संधि की जो शर्तें थी वो ये शर्तें थी, उसमें पहली शर्त ये थी कि मुगल शासक मराठा साम्राज्य को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार करेगा, यानी कि शाहू के साम्राज्य को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार करेगा, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 जो है दक्षिण में जो है 6 सूबे मुगलों के थे, उन सूबों से मराठे, ठीक है, उन सूबों से मराठे चौथ और सरदेश मुखी वसूल करेंगे। ठीक है, अब नंबर 2
चौथ और सरदेशमुखी क्या होता है? चौथ और सरदेशमुखी जो हैं वो कर होते थे जो मराठे वसूल करते थे उन राज्यों से जिन्हें वो पूरी तरीके से जो है सुरक्षा देते हैं, और बदले में वो राज्य जो है उन्हें चौथ और सरदेशमुखी कर प्रदान करते थे। तो दक्षिण के जो है 6 सूबों से जो है चौथ और सरदेशमुखी को वसूल करने की जो है अनुमति मिल गई थी पेशवा बालाजी विश्वनाथ से। तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे मराठा साम्राज्य को मजबूती मिल गई, अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई। और दूसरा जो है मराठा साम्राज्य का विस्तार, ठीक है। यानी पेशवा बालाजी विश्वनाथ की एक और प्रमुख विशेषता थी या उनकी एक बड़ी उपलब्धि थी मराठा साम्राज्य का विस्तार करना। कैसे? कि जो संधि उन्होंने 1709 में की थी, जैसे कि मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा संधि कहा जाता है, तो वो उसके अंतर्गत उन्होंने मुगल शासकों से ये अनुमति ले ली थी कि खानदेश, बरार, गोंडवाना, हैदराबाद और कर्नाटक, इन पर जिन पर कि शिवाजी ने अपना अधिकार कभी किया था, तो उनको वापस, क्योंकि औरंगजेब ने ये छीन लिए थे मराठों से, तो इन राज्यों को वापस जो है मराठों को दिया जाएगा, ठीक है, यानी साहू को दिया जाएगा, मराठा साम्राज्य को ये राज्य वापस दिए जाएंगे। जब ये संधि हो गई, इस संधि की शर्तें जो है पूरी हो गई, तो उसके बाद जो है मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से जो है दक्षिण भारत में भी विस्तृत हो गया, दक्षिण भारत में बहुत दूर दराज क्षेत्रों तक फैल गया था। इसके अलावा इस संधि में एक और शर्त थी कि बदले में जो है साहू मुगल सम्राट को 50,000 वार्षिक आय या कर देगा, ठीक है, वार्षिक कर के रूप में जो है वो इतनी राशि प्रदान करेगा। तो ये शर्त कुछ संधि की शर्तें थी। इन संधि की शर्तों के आधार पर पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने जो है एक पूरी तरीके से एक ऐसा सुदृढ़ता उन्होंने प्रदान कर दी थी मराठा साम्राज्य को कि उसको हिला पाना बहुत कोई इतना मामूली बात नहीं थी, ठीक है, एक चीज़। दूसरा जो है इसमें एक और जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है और ये क्वेश्चन भी बहुत आता है आपके लिए, 1 नंबर के लिए भी आ सकता है कि जिस समय बालाजी विश्वनाथ ने संधि की थी उस समय मुगल शासक कौन था, ठीक है, फर्रुखसियर नहीं था, क्योंकि फर्रुखसियर को तो सैयद बंधुओं ने हटा दिया था किसकी मदद से? बालाजी विश्वनाथ की मदद से, उसकी सेना उनके साथ गई थी। तो फर्रुखसियर को सैयद बंधुओं ने हटा दिया था। रफ़ी उद दौला, ठीक है, नाम था उस शासक का रफ़ी उद दौला। रफ़ी उद दौला जो है उसने इस संधि की शर्त को स्वीकार किया था, हस्ताक्षर किए थे और उसके बाद जो है ये संधि को पूरी तरीके से विस्तृत किया गया था। तो इस प्रकार से जो है पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने अपने योग्यता के बल पर, अपनी वीरता के बल पर, अपनी कुशल कूटनीतिज्ञता के बल पर जो है मराठा साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की, विस्तार प्रदान किया और अर्थव्यवस्था भी उसकी मजबूती उन्होंने कर चुके थे। यानी अपने 1720 में उनकी मृत्यु हो गई थी और 1720 में मृत्यु तक जो है, यानी 1720 तक जो है उन्होंने मराठा साम्राज्य को या साहू के साम्राज्य को पूरी तरीके से जो है मजबूत कर दिया था, व्यवस्थित कर दिया था। और इस व्यवस्थित साम्राज्य को फिर कोई हिला नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि मुगल शासक ऑलरेडी जो है पतन की ओर अग्रसर हो रहे थे और भारत में उस समय ऐसी कोई बड़ी शक्ति थी नहीं, क्योंकि गोलकुंडा, बीजापुर, इन राज्यों का पहले ही जो है नाश हो चुका था। तो अब ऐसी कोई बड़ी शक्ति नहीं थी जो मराठों को चुनौती दे सके, ठीक है। तो इस समय में इन पेशवाओं के उदय के अंतर्गत जो है सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ का जो योगदान था वो अभूतपूर्व योगदान है और उस अभूतपूर्व योगदान को मराठा साम्राज्य को विस्तृत करने में और मजबूती प्रदान करने में उसको भुलाया नहीं जा सकता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा पेशवा बालाजी विश्वनाथ, यानी पेशवाओं के उदय में सबसे पहले हमारा पेशवा बालाजी विश्वनाथ और उसका योगदान, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और अब सेकंड हमारा आएगा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा बाजीराव, ठीक है, पेशवा बाजीराव।